जो आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और साथ ही साथ आपका रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स का टेस्ट हुआ था, उसका अब हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट ए के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पार्ट ए का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज लार्जर देन एंगल सी एंड स्मॉलर देन एंगल बी। ठीक है, पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहता है जो ए की एंगल है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है किससे, वो आपका ग्रेटर देन किससे है, सी से, और लेस देन किससे है, वो आपके बी के एंगल से लेस देन है। ओके, आगे क्या बोलता है, बाय द सेम अमाउंट, इनकी जो अमाउंट है वो सेम है। ठीक है, इफ़ एंगल बी इज 67 डिग्री, क्या है, जो आपकी एंगल बी है वो कितना आपको दे दी जाती है, 67 डिग्री दे दी जाती है। ओके, आपको क्या बतानी है, एंगल सी आपका क्या होगा ये आपको बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल बी आपको गिवन है, मीन्स एंगल सी लेस देन होगा किससे, एंगल ए से, और ये किससे लेस देन होगा, ये आपका लेस देन होगा एंगल बी। एंगल बी की जो वैल्यू इन्होंने गिवन है वो आपको 67 डिग्री दे रखी है। ठीक है, ये दे दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि 67 डिग्री किसकी वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू। ठीक है, आपको पता है कि ए बी सी, यदि आपके ट्राइंगल ए बी सी के एंगल हैं तो इन तीनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, ट्राइंगल के सभी एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ से आपको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस का एंगल सी, ये आपको कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, एंगल सी आपने ये लिया है, एंगल बी आपकी ये है। ठीक है, तो एंगल बी पहले हम लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ये आपको कितना मिल जाएगा, 10 में से 7 जाएगा आपको 3, और ये आपका जो है 7 माइनस 6 1, और यहाँ से आपको जो है 113 डिग्री। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस सी की जो वैल्यू है ये आपको मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है, 113 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आपने मान लिया कि जो एंगल सी है वो आपका 65 डिग्री है। जो 65 डिग्री होगा इसका मतलब जो एंगल आना चाहिए वो आपका एंगल सी और एंगल बी के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, देखेंगे सेटिस्फाई होगा या नहीं। एंगल ए इज इक्वल टू 113 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये आपको कितना मिल जाएगा, 13 में से 5 आपको हटाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 8, और यहाँ से आपको जो है 10 है, 10 में से 6 जाएगा आपका 4, मीन्स 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे रिलेशन यदि हम देखें, सी की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री, और ए एंगल कितना है, 48 डिग्री, और ये आपका सी एंगल कितना है, सी एंगल तो आपका हो चुका, और ये आपका बी एंगल आपकी जो है 67 डिग्री है। ठीक है, क्या ये कंडीशन वैलिड है, दिस इज इम्पॉसिबल। 65 डिग्री और 67 डिग्री के बीच में 48 डिग्री कैसे लाई करेगा, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट जो सेकेंड ऑप्शन में बोलता है वो आपका क्या कहता है, 53 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको 53 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 आपको 0 मिल जाएगा, और यहाँ से 11 में से 5 जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी क्या है, अभी आपने लिया 53 डिग्री जो कि आपका लेस देन है, एंगल ये क्या आपका आया है 60 डिग्री, ये आपका क्या है 67 डिग्री। ये कंडीशन तो वैलिड हो रही है। सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली आपको ऑप्शन नंबर 3 को भी और ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक करना होगा। आप चेक करेंगे, आपकी ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी जैसा आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको चेक कर लेना होगा, और फाइनली आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कब, जब आपकी एंगल सी की वैल्यू जो है 65 डिग्री है, एंगल बी आपका 53 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल ए आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कंडीशन आपकी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके पार्ट बी का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है, द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल शेप्ड गार्डन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन and the smallest side is 10 meter. The total length of the fencing of the garden in meter each. ये क्या होगा वो आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एंगल आपकी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, एंगल जो आपकी है वो ट्राइंगल आपकी राइट एंगल है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 90 डिग्री, एक एंगल आपकी 90 डिग्री फिक्स है। अब बाकी जो दो आपके एंगल होंगे उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल शेप्ड गार्डन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दी स्मॉलेस्ट साइड इज 10 सेंटीमीटर। इन तीनों में सबसे छोटी साइज कौन है, ये आपका 10 मीटर है, बेस। ठीक है, बेस आपका 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है द टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ द गार्डन इन मीटर इज। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या है, इसको आप जो है लेट कर लीजिए x, इसको आप लेट कर लीजिए y, और यहाँ पे एंगल आप ले लीजिए 60 डिग्री और ये आप ले लीजिए 30, ये आपका 30 डिग्री और ये आप 60 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन इसके सामने का एंगल साइन 60 डिग्री, पहले यहाँ पे देखिए 10 अपॉन इसके सामने का एंगल 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा x अपॉन साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y अपॉन साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों को लेकर के रिलेशन को सोल्व कर दीजिए और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, पहले और तीसरे को लेंगे तो यहाँ से आपको 10 साइन 30 डिग्री 1/2, तो यहाँ से आपको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको मिलेगा x, और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2x अपॉन √3, ये आपको मिल जाएगा y/1। पहले और तीसरे को लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपको 20 मिल जाएगी और यहाँ से x की जो वैल्यू है ये आपको √10√3 मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको जो है 10√3 की वैल्यू 1.732 ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17.32। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो भी यहाँ पे करना होगा वो तो गिवन ही होगा क्या करना है। अब यहाँ पे कहता है द टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग ऑफ द गार्डन इन मीटर। क्या है, टोटल लेंथ आपको बतानी है। टोटल लेंथ में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इन दोनों का सम कर लेंगे, ये आपका 20 प्लस 17.32 सम कर देंगे तो यहाँ से आपको 23.7 और ये आपका 213 क्या है, ये आपका जो है 37 क्या है, ये आपको मिल जाएगा, ये आपकी x प्लस वाई का सम आ गया। दैट मीन्स अभी आपके सिर्फ और सिर्फ दो साइड का सम आया है। क्या है, दो साइड का सम। आप जब तीनों साइड का सम करेंगे तभी तो आपको ये पता चलेगा कि टोटल लेंथ इसको फेंसिंग करने में गार्डन की कितनी मीटर होगी। तो यहाँ से आपको जो है सबका सम करना होगा, x प्लस वाई प्लस 10 मीटर, ये आपको कितना मिल जाएगा 37.32 प्लस में आपको 10 और ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका 47.32 हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपके यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द लार्जेस्ट। आपको बताना है कि इन सभी नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसी को ही आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे कहता है 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पे देखिए 2 रेज़ टू पावर क्या है, 3 3 जा 9 3 जा 27 और यहाँ पे 3 जा 81। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 2 रेज़ टू पावर 64। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा 4 रेज़ टू पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये क्या है 4 रेज़ टू पावर 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पे पावर की जो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू है, देखिए यहाँ पे यदि हम इसकी पावर करें तो ये आपका 2 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ पे आपको 8 हो जाएगा, मतलब 2 रेज़ टू पावर 8 2 जा 16,
2⁻16 होगा, और यहाँ पे यदि हम करें तो 2⁹ 9 या 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन दे रहा है? सबसे बड़ी वैल्यू तो ये दे रहा है, मतलब कौन है? 2⁻3⁴ आपकी बड़ी से बड़ी वैल्यू दे देगा, ठीक है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? आपका ये जो ऑप्शन है 2⁻3⁴ ये तो आपके फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही रिप्रेजेंट है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपके पार्ट बी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट बी के क्वेश्चन को, ठीक है। कहता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दी गई है और वहाँ से आपको बोला गया है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, और आपको क्या करनी है? के की वैल्यू बतानी है कि के किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन देगा, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को। ये आपका कैसा है? नॉन होमोजीनियस है, और यहाँ पे देखिए जितने आपके नंबर ऑफ इक्वेशन है उतने ही आपके नंबर ऑफ वेरिएबल है, मतलब ये आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। जब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलती है तो उस मैट्रिक्स का यदि आपको डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा तो उस केस में आपका या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्या है उस केस में तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बोल रहा है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0, मीन्स मैट्रिक्स आपके फुल रैंक की नहीं होगी। फुल रैंक की नहीं होगी मतलब वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल नहीं रहेगी। इसका मतलब कम से कम उसकी एक आइगन वैल्यू 0 होगी, तभी वो इनफाइनाइट सोल्यूशन दे पाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट ही 0 होगा। आप इस मैट्रिक्स को बनाइए और उसका डिटर्मिनेंट 0 देखिए, के की किस वैल्यू के लिए हो रहा है, तो वही आपके के की वैल्यू हो जाएगी, जिसके लिए जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यहाँ पे आपको गिवन है x + y + z = 1, 2x + 3y - z = 5, x + 2y - kz = 4। अब यहाँ पे इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं? 3। कौन कौन नंबर ऑफ वेरिएबल है? x, y और z 3 है, और इक्वेशन कितनी है? 1 2 3। 3 आपके पास इक्वेशन है, 3 इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। सिर्फ हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से ही इसकी मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, मैट्रिक्स ए की, ठीक है। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है? 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, के z का कोफिशिएंट माइनस का k है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको 0 मिलेगा। क्या है? डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा। कब? जब इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे इसका डिटर्मिनेंट 1, यहाँ पे फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी, ये आपको मिलेगा -3k, और ये आपको +2 मिल जाएगा, ठीक है। -1, इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपके डिलीट हो जाएंगे। यहाँ से आपको जो है -2k, और ये आपको जो है माइनस क्या दे देगा? पॉजिटिव का साइन दे देगा, +1, और यहाँ से आपका +1 हो जाएगा। इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपके डिलीट हो जाएंगे, ये आपका जो है 4 - 3 हो जाएगा, = आपको 0 मिलेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट -3k + 2, ये आपका क्या हो जाएगा? -+2k -1, 4 - 3 आपको 1 = 0, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। -3 + 2 -k + 2 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट k = 2। जो आपका k यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है, इस k की जो वैल्यू है ये आपको 2 मिलेगी, तभी ये जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन दे पाएगा, अदरवाइज ये नहीं दे पाएगा, ठीक है। जब इसके k की वैल्यू 2 होगी तभी ये इनफाइनाइट सोल्यूशन दे पाएगा। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो आपका ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लेट A be a 4x3 मैट्रिक्स व्हिच कंक्लूजन इज जस्टिफाइड दैट इज व्हिच आर ट्रू ऑप्शन, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन कहता है द इक्वेशन Ax = b इज कंसिस्टेंट फॉर एवरी बी इन R4। सेकेंड ऑप्शन में कहता है द इक्वेशन Ax = 0 मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है, हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। थर्ड ऑप्शन में कहता है दिया इज अ मैट्रिक्स B सच दैट इसकी प्रोडक्ट क्या आ जाए, I4 आ जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की ही, क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड का ही हम डिस्कशन पहले कर लेते हैं। पहले तो इनको रफ कर देते हैं, क्या है, चलिए ठीक है यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको ए आपके 4x3 की मैट्रिक्स है, ओके। अब यहाँ पे कहता है बी आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करवाई जा सकती है जहाँ से A × B हम करें तो ये हमें जो है 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है A देखिए 3x4 है, 4x3 है, तो B जब आप क्या करेंगे 3x4 की करेंगे तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। मतलब ये है कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल तभी होता है जब आपके मैट्रिक्स A की जो है कॉलम और मैट्रिक्स B की जो रो है वो आपकी यदि सेम आती है तो A और B का प्रोडक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज आप प्रोडक्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब आपकी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी तब की केस है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो हो जाएगी, बट यदि आपकी मैट्रिक्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स बनेगी तो यहाँ पे जो है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी कर पाओगे जब आपके पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है ये आपका जो है इक्वल आएगा, तभी आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो आपकी ट्रिक रही कि आप प्रोडक्ट कर सकते हैं या फिर जो है आप प्रोडक्ट को नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे A क्या है, आपकी 4x3 की मैट्रिक्स है, B आपकी 3x4 की मैट्रिक्स है। इसके यदि हम रैंक की बात करें तो इस मैट्रिक्स का जो रो होगा, रैंक होगा, वो क्या होगा, मिनिमम रो और कॉलम का होगा, क्या है, रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो और कॉलम का मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है रो कितनी है 4, कॉलम कितने हैं 3, इनका जो मिनिमम है वो कितना आएगा 3। या तो जो मैट्रिक्स की रैंक है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगी, और यहाँ पे B की भी रैंक है यदि हम देखें तो ये आपको लेस देन इक्वल टू m का n, और यहाँ से m कितनी है 3, n कितना है 4, 3 और 4 में मिनिमम कौन है 3, तो यहाँ से इनकी भी रैंक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे रैंक AB की यदि हम देखें, प्रोडक्ट की रैंक क्या होगी, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक A और रैंक B का मिनिमम होता है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लेस देन इक्वल टू A और B का मिनिमम क्या है 3, इनके जो प्रोडक्ट की रैंक होगी वो भी कितनी आएगी, या तो वो 3 आएगी या फिर वो आपकी 3 से कम आएगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसके अकॉर्डिंग मिल चुकी है, ना तो आपने एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का यूज किया है, और जो आपकी टेक्निक थी जो अभी तक आपने स्टडी किया है सिर्फ और सिर्फ उसी के बिहाफ पे आप ये सारी चीज़ें बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रोडक्ट AB की रैंक होगी वो क्या होगा, या तो 3 मिलेगी या फिर 3 से भी कम मिलेगी। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है दियर इज अ मैट्रिक्स B सच दैट उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, 4x4 की मैट्रिक्स आएगी। मतलब यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स B हम इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करवा सकते जहाँ से हम A × B की प्रोडक्ट करें तो वो हमें I4 मिल जाए। मीन्स जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये तो बिल्कुल डमी ऑप्शन है, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। जब A की रैंक 3 या फिर 3 से कम है, B की रैंक 3 या फिर 3 से कम है, तो इनके प्रोडक्ट की रैंक हम जो है 3 या फिर 3 से कम ही लेके आ पाएंगे, या ना कि हम यहाँ पे इसकी रैंक 4 ला पाएंगे। इसकी रैंक हम 4 कभी भी नहीं लेके आ पाएंगे, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पे विशेष ध्यान आपको देना है। और जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है वो आपका जो सिस्टम है वो आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है द इक्वेशन Ax = B इज कंसिस्टेंट फॉर एवरी B इन R4। जो आपकी इक्वेशन है, मतलब जो आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यदि आपका कंसिस्टेंट होता है तो वो क्या करेगा, फॉर एवरी B इन R4, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है उसके लिए सोल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंट का मतलब उसके पास सोल्यूशन होता है, तो प्रत्येक B के लिए होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखिए
देखिए 4 रो है और 3 कॉलम है। क्या है, 4 रोज है आपके पास और 3 आपके पास कॉलम है। ओके, अब यहाँ पे जो है जो इक्वेशन है ax = b, ये है, ठीक है। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। जब आपका सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, तो उसके पास दो बिहेव होते हैं, या तो उसके पास जो है यूनिक सोल्यूशन होता है, या तो फिर उसके पास क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है और क्या कहता है कि फॉर एवरी बी इन R4, ये बी की कुछ भी वैल्यू आप लीजिए, तो जब ये कंसिस्टेंट होगा तो इसके पास जो है क्या होगा, सॉल्यूशंस होंगे। तो यस, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। आप कोई भी मैट्रिक्स उठा लीजिए, जैसे आपको कंसिस्टेंट दिखाना है तो रैंक ए आर्गुमेंटेड बी, और यहाँ से आपको जो है इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल तीनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तब तो ये आपका जो है, जब इसकी रैंक 3 होगी तब तो इसके पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। जब इसकी रैंक जो है लेस देन 3 हो जाएगी तो इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसकी जो रैंक है, रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल नहीं आएगी। कब नहीं आएगी, क्या है, कब इसकी इक्वल नहीं आएगी, जब ये कंसिस्टेंट है तो इक्वल तो आएगी, और यहाँ पे हो सकता है कि वो 3 आए या फिर 3 से लेस देन आए, ठीक है। तो यहाँ से क्या जस्टिफाई आप कर पाएंगे। 1 मिनट, यहाँ पे जो है आपको कहता है कि ये कंसिस्टेंट है, तब तो ये कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको 4 रो है और 3 कॉलम है। क्या है, आपके पास 4 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम यदि ले ले 1 0 0 0 1 0 0, यहाँ पे 2 0 0 2, यहाँ पे हम 0 ले लें, यहाँ पे हम 1 ले लें। 4 रोज और 3 कॉलम लेनी है हमें। यहाँ पे हम 0 2 0 और यहाँ पे हम ले लें 1। ठीक है, ये रहा आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 4 रोज हैं और 3 आपके पास कॉलम है। इस मैट्रिक्स की रैंक ए की देखिए और ए आर्गुमेंटेड बी की रैंक देखिए, और ये तो आपका जो है 4/3 है, इसके पास नंबर ऑफ कॉलम तो 3 है, ठीक है। अब देखिए कि ए की जो रैंक है, क्या ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल आ रही है, ठीक है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ये कंडीशन है। मतलब जब आपको एम की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन मिलेगी 3 से n से, क्या है, ये आपकी m क्रॉस n है। जब आपका इक्वेशन ग्रेटर देन होगा आपके वेरिएबल से, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, वहाँ से आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो आपको क्या मिल सकती है, वो आपको या तो यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर जो है आप नो सोल्यूशन, मतलब तीनों पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, ठीक है। इसलिए आप जो है ये कंसिस्टेंट डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो नॉन कंसिस्टेंट भी हो जाए, मतलब रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ए की रैंक यदि हम देखें, इस इक्वेशन में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए जो ए की रैंक है, ए के रैंक की यदि हम बात करें तो ए की रैंक कितनी है, सिर्फ इतने की रैंक देखिए, यहाँ से यहाँ तक की रैंक देखिए, तो ये तो 2 है, मीन्स ए की रैंक आपको 2 है। और यहाँ पे 3rd रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये रहा, मतलब जो आपका पिवोट है वो आपका कहाँ जा रहा है, इस जब यहाँ पे पॉइंट के इस साइड जाए कोई भी आपका पिवोट, दैट मीन्स आप तुरंत समझ जाइए कि पिवोट आपका डेंजरस जोन में चला जा चुका है। तो यहाँ से क्या होगा, इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब जब आपका पिवोट डेंजरस जोन में जाएगा तो वहाँ पे जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल क्रिएट कर दिया है
यहाँ से आपको रैंक ए आर्गुमेंटेड बी वो कितनी मिल रही है, वो आपकी 3 है, 1 2 3। टोटल की रैंक कितनी है 3, सिर्फ ए की रैंक देखें तो वो 2 है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, हमारा जो रैंक ए है वो हमारे रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और इनकंसिस्टेंट होते ही इसके पास नो सोल्यूशन की केस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब आपको इक्वेशन आपके क्या होंगे, ये आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेरिएबल हो या फिर ग्रेटर देन वेरिएबल हो, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू छोड़िए दीजिए, अभी इक्वेशन आपका ग्रेटर देन होगा वेरिएबल से, तो यहाँ से आप यूनिक सोल्यूशन भी ला सकते हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी ला सकते हो, और नो सोल्यूशन का भी केस आप ला सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसा, यहाँ पे तो ये हो चुका, मतलब फर्स्ट आपका रोंग है। सेकेंड में कहता है कि जो आपका इक्वेशन है ax = 0, मतलब होमोजीनियस सिस्टम है, उसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट होता है। क्यों नहीं, ट्रिवियल सोल्यूशन भी उसके पास तो ऑलवेज एग्जिस्ट होता है। यहाँ पे हमने तुरंत बता दिया, होमोजीनियस सिस्टम है उसके पास जो है आपको कहता है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट होगा, और आपको पता है कि किसी भी होमोजीनियस सिस्टम के पास 0 जो है उसका एक सोल्यूशन श्योर है कि होता है, मतलब उसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन अवश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन में कहता है नन ऑफ दीज, इन सभी ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन नहीं है। मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको जो है अल्फा की वैल्यू बतानी है, और ये बताना है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ मोर देन वन सोल्यूशन। जब भी आपको बोले हैज़ मोर देन वन सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, सेम मीनिंग है। क्या है, सेम मीनिंग है। ये आपका क्या है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, तो जस्ट इसका डिटर्मिनेंट क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल कर दीजिए, और यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से अल्फा = आपको -1 मिल जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू हो जाएगा, इसको आप कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - y + 3z = 4, x + z = 2, x + y - z = 0। ये आपका जो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और यहाँ पे आपको क्या बतानी है कि इसके पास कौन सा सोल्यूशन होगा, वो हमें बतानी है कि इसके पास यूनिक है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, या फिर इसके पास नो सोल्यूशन का केस अराइव हो रहा है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सेवंथ क्वेश्चन में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन हम बनाते हैं, इक्वेशन से मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है 1 -1 3 1 0 1 1 1 -1। ठीक है, इसके पास आपको देखना है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये आपका क्या है 4, ये आपका क्या है 2, ये आपका क्या है 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं R3 टेंस टू R3 - R1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 1 -1 3 4 1 0 1, यहाँ पे आपको 2 1 - 1 आपको 0 1 1 मिनट R3 - R1 हमने किया है ना, 1 - 1 0 1 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, -1 माइनस का 3 आपको माइनस का 4 मिल जाएगा, ये आपका 0 माइनस का 4 आपको -4 मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से इसको हम यदि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 0, और यहाँ से आपको 0 माइनस प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर दें 1 - 3 हमें जो है माइनस की 2 मिल जाएगी, और यहाँ से जो है हम क्या कर दें 2 - का 4, तो यहाँ से हमें जो है माइनस का 2 मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, 2 से आपको डिवाइड कर देना होगा, तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा, ये आपका माइनस का 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है माइनस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, आपकी जो सेकेंड रो है और जो थर्ड रो है वो दोनों सेम है, मतलब R3 टाइम्स 2 R3 माइनस R2 आप करेंगे तो ये जो आपकी थर्ड रो है ये आपकी कम्प्लीटली 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक ही रैंक देख लेनी होगी। एक ही रैंक आपको कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। क्या है, एक ही रैंक की बात करें तो ये 2 है। रैंक यदि हम देखें ए आर्गुमेंटेड बी की, ये भी आपको कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, मतलब टोटल की भी रैंक कितनी है, 2 है। यहाँ से क्या है, कितनी इसके पास इक्वेशन है, ये आपकी जो है 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू है किसके, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के, और ये किसके इक्वल है, क्या नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है। ये आपका जो है किसके इक्वल है, 2 के, जो कि 2 आपका क्या है, लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल है किसके, रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के, और ये कितना है 2, जो कि आपका क्या है, लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल के। तो यहाँ से क्या होगा, इसके पास जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है। यहाँ पे आपको कहता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये भी आपके पार्ट बी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कंसीडर द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या है, आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, वेयर ए इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम, जो आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम है उसके करेस्पॉन्डिंग जो आपके होमोजीनियस सिस्टम है ax इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सोल्यूशन। और जब उसके पास यूनिक सोल्यूशन है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो इसका नॉन होमोजीनियस है तो उसके पास क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन फॉर ईच वेक्टर बी इन आरएम। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम ax इज इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, देयर इज अ वेक्टर b इन आरएम फॉर व्हिच ax इज इक्वल टू b हैज नो सोल्यूशन। जब इसके पास क्या है, ax इज इक्वल टू 0 के पास नॉन जीरो सोल्यूशन है, दैट मीन्स क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस सिस्टम के पास क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। उसके करेस्पॉन्डिंग जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का बिहेव होगा वो आपको या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा या तो नो सोल्यूशन देगा। और यहाँ पे कहता है कि देयर इज वेक्टर बी, यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर बी है जिसके करेस्पॉन्डिंग इसको नो सोल्यूशन मिल पा रहा है, तो हाँ हो सकता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि यहाँ पे आपके होमोजीनियस के पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो है आपको क्या है, जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो वहाँ से क्या हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन फॉर ईच वेक्टर इन आरएम। और ये आपके जो है इफ एंड ओनली इफ का भी चल सकता है। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए, जब इसके पास जो आपका होमोजीनियस है इसके पास यूनिक सोल्यूशन है तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपका नॉन होमोजीनियस होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग आपको या तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या फिर आपका नो सोल्यूशन मिलेगा। जब ये आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है तो यहाँ से आपको जो है या तो नो सोल्यूशन मिलेगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस है। नॉन होमोजीनियस के करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस, एक मिनट, होमोजीनियस के करेस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस का बिहेव हो चुका है। ठीक है, अब आपको नॉन होमोजीनियस के करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस का बिहेव बताते हैं। तो यहाँ से ax इज इक्वल टू b है, तो यहाँ से ax इज इक्वल टू b है, तो इसके पास मान लीजिए कि क्या है, इसके पास जो है यूनिक सोल्यूशन है। क्या है, इसके पास यदि यूनिक सोल्यूशन है तो नॉन होमोजीनियस के पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, तो होमोजीनियस के पास भी क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। जब यहाँ पे ax इज इक्वल टू b है दैट मीन्स इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यदि आपके होमोजीनियस की नहीं, किसकी, नॉन होमोजीनियस के पास नो सोल्यूशन है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यूनिक सोल्यूशन की या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन की। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पे कहता है कि जो यहाँ पे आपको होमोजीनियस ax इज इक्वल टू 0 है, मतलब होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, और यहाँ पे क्या कहता है कि इसके पास क्या है,
यूनिक सोल्यूशन है। और यहाँ पे आपका जो है जब यूनिक सोल्यूशन है तो यहाँ से क्या है, या तो यूनिक सोल्यूशन या तो नो सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो है कहता है AX इक्वल्स टू बी हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इसके पास क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस का है वो भी क्या करेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देना चाहिए। अब यहाँ से क्या है, जो ओरिजिनल इक्वेशन आपकी कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। क्या है, नॉन होमोजीनियस है। और यहाँ पे आपको m क्रॉस n की मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ये भी आपका ट्रू हो जाएगा और सेकेंड ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, फर्स्ट ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है सपोज ए आपको मैट्रिक्स दे दी गई है और डब्ल्यू आपको कोई एक वेक्टर दे दिया गया है। आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सी राइट स्टेटमेंट आपकी है। ठीक है, देखेंगे कि कौन सी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए जो यहाँ पे ए गिवन है उसकी हम मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। 1 2 3 2 0 2 3 2 3। अब यहाँ पे जो W गिवन है वो आपको -1 0 1 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो है आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये आपके नल स्पेस में होगा या फिर रो स्पेस में होगा या फिर नल स्पेस इसके ट्रांसपोज में होगा या फिर जो है कॉलम स्पेस ऑफ ए होगा। ठीक है, देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या है, ये है आपका, और यहाँ से इसको यदि हम देखें तो यहाँ से आपको 2 + 3 मीन्स यदि हम करें R3 टेंस टू R3 - R1 + R2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको जो है A इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 2 3 2 0 2, या आपका जो है 3 - 3 0 2 - 2 आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो है 3 2 5 क्या है 3 - 5, ये क्वांटिटी आपको माइनस का 2 दे देगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 - 2 करें तो ये आपका 0 है और यहाँ से आपको माइनस का 4 मिल जाएगा। यहाँ से आपको 2 - 6 आपको माइनस का 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है -4 से इसको यदि हम डिवाइड कर दें तो ये आपको जो है क्या मिल जाएगा 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है 1 2 और 3, क्या है 1 2 और 3। अब यहाँ पे क्या है, इसके पास 3 क्या थे, 3 इसके पास रो थे और 3 ही इसके पास कॉलम थे। ठीक है, 3 रो इसके पास है और 3 कॉलम है। अब यहाँ पे जो है कहता है कि जो W है वो क्या है, वो आपका कहाँ पे बिलोंग करता है, वो आपके कॉलम स्पेस में। अब देखिए इसके कॉलम स्पेस में कौन जाएगा, 0 जाएगा। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 2 0 2 3 2 3। ठीक है, और यहाँ पे जो है 3 - 3 0 2 - 2 0, और यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा 3 - पहले तो इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 0 - 4 - 2 0, या आपका जो है 6 - 6 ये भी आपको 0 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको 3 प्लस का मिल जाएगा और ये आपका जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, -4 + 12 ये आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है। मतलब यहाँ पे इसके रो स्पेस में और कॉलम स्पेस में कौन जाएंगे, रो स्पेस की बात करें तो इसके रो स्पेस में जो है 1 2 3 जाएगा, 0 1 1 जाएगा, 0 0 - 2 जाएगी। ठीक है, ये तो रो स्पेस में जाएंगे, या फिर इसके कुछ मल्टीपल आप ले लीजिए, या फिर इसकी जस्ट ये रो जो है वही ले लीजिए। ठीक है, वो आपके रो स्पेस में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम स्पेस की बात करें तो यहाँ पे जो रो स्पेस की डायमेंशन होगी वो कॉलम स्पेस की डायमेंशन के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक कितनी है 3। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज इक्वल्स टू डायमेंशन जो इसकी रैंक की होगी वही हो जाएगी इज इक्वल्स टू रैंक। जो मैट्रिक्स की रैंक होती है वही आपके कॉलम स्पेस की और रो स्पेस की डायमेंशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 3,
और इसके जो है रो स्पेस और कॉलम स्पेस में कितने वेक्टर जाएंगे, 3 वेक्टर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रो स्पेस और कॉलम स्पेस में कोई जाएगा नहीं। अब यहाँ पे कहता है जो W है वो क्या है, इसके ट्रांसपोज में, जब इसके अंदर नहीं जा रहा तो उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, वहाँ पे भी नहीं जा पाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जाएगा तो जाएगा कहाँ, ये आपका नल स्पेस के अंदर जाएगा। क्या है, ये आपका नल स्पेस के अंदर जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 4 ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यहाँ पे आपको क्या है, हम यहाँ पे मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन आपको करके दे देते हैं, बाकी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेनी होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको पॉलिनोमियल के टाइप का दिया गया है। जब भी आपको पॉलिनोमियल के टाइप का दे दिया जाए तो इसको आप टपल के अंदर चेंज कर लीजिए और मैट्रिक्स बनाइए। मैट्रिक्स का जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो P1x है ये आपको देखिए क्या गिवन है, P1x आपको गिवन है 5x रेज टू पावर 3 प्लस 2x रेज टू पावर 2 प्लस 4x माइनस का 3। जो नेक्स्ट है वो आपका P2x गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 7। और यहाँ से P3x जो आपको गिवन है ये आपका 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 5। और जो फोर्थ है वो आपका P4x इज इक्वल टू गिवन है x क्यूब प्लस 2x प्लस का 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर 3 2 1 फिर कांस्टेंट टर्म, ये आपका पावर 3 0 है, 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 3, पावर 3 2 1 कांस्टेंट, 3 2 1 कांस्टेंट, 3 2 है नहीं तो यहाँ से हम क्या करेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपको मिल जाएगा। देखेंगे क्या यही लिखा हुआ है या फिर कुछ और लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ये P4x है ये आपका ठीक है। अब यहाँ पे इसके कोफिशिएंटों को यदि हम कंपैरिजन करें, आपकी मर्जी है, आप हाईएस्ट पावर से इसके कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हो या फिर आप कांस्टेंट टर्म से करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं हाईएस्ट टर्म से करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5, फिर इसका कोफिशिएंट 2, इसका 4, इसका माइनस का 3। यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 0 माइनस 1 3 माइनस 7। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से आपको 2 4 माइनस का 8, ये आपका 5। जो भी आपको करना है, जैसे यहाँ पे आप हाईएस्ट पावर से कर रहे हो तो यहाँ पे इन सब में हाईएस्ट पावर से ही आप टपल को उठाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कांस्टेंट से इसमें उठा लीजिए, यहाँ से हाईएस्ट पावर ले लीजिए, ऐसा मत कीजिए। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 0 2 5, ये आपके 4 4 के टप्पल बन चुके। ये आपके क्या है 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। चलिए इसको उठाएंगे फर्स्ट रो में लिखेंगे, इसको उठाएंगे सेकेंड रो में लिखेंगे, इसको उठाएंगे थर्ड रो में लिखेंगे और इसको उठाएंगे फोर्थ रो में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैसी मैट्रिक्स मिल जाएगी 5 2 4 माइनस 3। यहाँ पे आपको 0 माइनस 1 3 माइनस 7, ये आपकी 2 4 माइनस 8 और 5 है 1 0 2 5। ये आपकी 4x4 की मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रैंक ही कैलकुलेट करनी है। देखेंगे व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग टू दीज पॉलिनोमियल एज रोज। ठीक है, रोज में लिखिए, कॉलम में लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके मैट्रिक्स ए की जो रैंक होती है वही आपके ए ट्रांसपोज की भी रैंक होती है। ठीक है, रैंक तो सेम आएगी। अब यहाँ पे रैंक मेंशन करना है आपको, तो इसकी जस्ट आप क्या कर दीजिए रैंक कैलकुलेट कर लीजिए। और जब यहाँ पे आप रैंक कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, इसकी जो रैंक है वो 3 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना होगा, किसी भी तरीके से आप जब करेंगे इसकी रैंक कैलकुलेट तो यहाँ से आपको जो इसकी रैंक है वो कितनी मिलेगी 3 मिल जाएगी। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे थर्ड किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर 4th में, तो ये 4th ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11th है। यहाँ पे W1 गिवन है, मेंशन किया है, W2 को भी मेंशन किया है। तो यहाँ पे आपको क्या बतानी है, उसके इंटरसेक्शन की डायमेंशन बतानी है। ठीक है, करते हैं इनके इंटरसेक्शन में कौन से वेक्टर आएंगे। ओके,
देखिए जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए तो वहाँ पे आपको काफ़ी केयरफुली ढंग से सॉल्व करना होता है। देखिए जो W1 यहाँ पे गिवन है वो आपको गिवन है 0, x2, x3, x4, x5। ये जो आपके पॉइंट्स है 2, 3, 4, 5 ये कहाँ से बिलोंग है, ये आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, W2 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको x1 है, यहाँ पे आपका x2 का टर्म अभी की बार 0 किया है, x3 है, x4 है, x5 है, और मेंशन यहाँ पे क्या है x1, x3, x4 और x5 आपके ये भी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। आपको क्या बतानी है, आपको यहाँ पे डायमेंशन बतानी है W1 इंटरसेक्शन W2 की। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए फाइनाइट डायमेंशन है, यहाँ पे कितने टपल पे वर्क किया गया है, 5 टपल पे। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके जो डायमेंशन होगी इस वेक्टर स्पेस की वो कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो जो कि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से भी आप कर सकते हो, या फिर यदि आप ट्रिक यूज करना चाहते हो तो आप ट्रिक की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके जो है इस टपल के अंदर W1 में आइए, इस टपल के अंदर आपको कितने टपल के ऊपर, टपल के कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी चॉइस चल रही है, ये तो हर बार 0 होगा। आपकी चॉइस कहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी 4 एलिमेंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, W1 की जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको जो है 4 एलिमेंट के ऊपर ही अपनी चॉइस चलानी है। 4 एलिमेंट को आप अल्टरनेट कर सकते हो, कुछ भी आप पुटअप कर सकते हो, तो 4 एलिमेंट पे ही आपकी चॉइस चल पाएगी और इसकी डायमेंशन 4 हो जाएगी। सिमिलरली W2 की यदि हम बात करें तो W2 के अंदर यहाँ पे आपको x2 के प्लेस पे श्योर है कि हर बार आपको 0 ही लेना होगा। चॉइस आप कितने एलिमेंट पे चला पाएंगे, वो जो है सिर्फ और सिर्फ आप 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी आप 4 एलिमेंट के ऊपर ही चॉइस चला पाएंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे डायमेंशन कितनी है, टोटल यहाँ पे यदि हम डायमेंशन की बात करें W1 प्लस W2 की, तो यहाँ से आपको जो है क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, और इसके इंटरसेक्शन की डायमेंशन देखने के लिए आपके पास वेरियस मेथड है, बट यहाँ पे सिंपलेस्ट मेथड क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। क्या है, जो दोनों के अंदर कॉमन हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 नॉन जीरो है, यहाँ पे x1 जीरो है, मतलब ये आप कॉमन तो नहीं ले सकते। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे x2 नॉन जीरो है, ये 0 है, मतलब इस वाले टपल पे भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों आपके इंटरसेक्शन में नहीं जाएंगे। जाएंगे कौन, जाएंगे तो इंटरसेक्शन में ये जाएंगे। मतलब W1 इंटरसेक्शन जो W2 बनेगा वो आपका कैसा सेट बनेगा, 0, 0, x3, x4, x5, ये आपका सेट बनेगा। क्या है, ये सेट बनेगा जहाँ पे x3, x4 आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे आपके सेट ऑफ रियल नंबर से। या भी आप देख लीजिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 में कितने एलिमेंट के ऊपर आपकी चॉइस चल पा रही है। आपकी चॉइस चलने की यदि हम बात करें तो टोटली 3 एलिमेंट है, तो इसके इंटरसेक्शन की जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, वो आपको 3 मिल जाएगी। आप चाहते हो तो आप इस फार्मूले की हेल्प से भी करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे भी आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको 3 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन की डायमेंशन क्या मिलेगी, आपको 3 मिल जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, आपके यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर 3rd है, और थर्ड ऑप्शन में आपका 4th लिखा हुआ, उसके अंदर 4th मेंशन है। ठीक है, आपको 3rd जो है इसकी इंटरसेक्शन की डायमेंशन आ रही है, किस ऑप्शन में लिखा है, सेकेंड ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन आप पिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। यहाँ पे आपको क्या है, कहता है लेट U एंड V बी द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ R4। U की यहाँ पे गिवन है, B भी आपको गिवन है। आपको U की डायमेंशन, V की डायमेंशन और इसके इंटरसेक्शन की डायमेंशन बतानी है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको गिवन है। अब यहाँ पे U देखिए कैसे लिखा गया है, U आपको दिया है वो आपके 4 टपल पे वर्क कर रहा है, ABCD, सच दैट कुछ कंडीशन भी इन्होंने डाला है, B + C + D इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो V यहाँ पे गिवन है वो आपको गिवन है, वो भी 4 टपल के अंदर वर्क है, और ये आपको जो है सच दैट A + B इज इक्वल टू 0 और C इज इक्वल टू 2D है। ठीक है, ये है आपका।
और यहाँ से आपको u की डायमेंशन, v की डायमेंशन और इसके इंटरसेक्शन की डायमेंशन बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए u की डायमेंशन आपको देखनी है। u की डायमेंशन देखने के लिए डायमेंशन ऑफ u क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टपल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टपल माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब यहाँ पे जब भी आपको एक ही इक्वेशन गिवन होगी तो श्योर है कि वो जो इक्वेशन रही होगी वो आपकी LI इक्वेशन रहेगी, मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगा। इसके पास कितनी इक्वेशन है, एक है तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टपल के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा माइनस लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन इसके पास कितनी है, 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 1 = 3। यू की जो डायमेंशन है वो आपको 3 मिल जाएगी। आइए वी की डायमेंशन को कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ से टोटल इसके जो पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये आपका 4 है माइनस, अब यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी है, यहाँ पे आपको चेक करना होगा। ए का कोफिशिएंट लिखिए 1, बी का कोफिशिएंट लिखिए 1, सी का कोफिशिएंट 0, डी का कोफिशिएंट 0। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका c - 2d = 0 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। ए का कोफिशिएंट 0, बी का कोफिशिएंट 0, सी का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और डी का जो कोफिशिएंट है ये आपका -2 है। ओके, अब यहाँ पे जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन, यहाँ पे दोनों की दोनों जो रोज लिखी हुई है ये आपकी कैसी है, LI है। मतलब इसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन होंगे, 2 होंगे, क्योंकि इसकी रैंक कितनी आ रही है 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 2 आपको 2 मिल जाएगा। क्या है, V की जो डायमेंशन है वो आपको कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। अब आपको इसके इंटरसेक्शन की डायमेंशन देखनी है। क्या है, इंटरसेक्शन की डायमेंशन देखनी है। ठीक है, अब इसके इंटरसेक्शन में आ जाते हैं, u इंटरसेक्शन v ले लेते हैं, तो यहाँ से आपके टप्पल चलेंगे a b c d सच दैट यहाँ पे दिस = 0, मतलब सभी के सभी इक्वेशन को हम एक साथ लिखेंगे और जैसे अभी हमने इसकी डायमेंशन देखी है उसी के अकॉर्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, b + c + d = 0 और यहाँ से आपको मिल जाएगा a + b = 0 और यहाँ से आपको c - 2d = 0। ठीक है, और अभी आपने इसको देखा था कि यहाँ पे आपको जो है 2 मिल रहे थे, मीन्स यहाँ पे आपको जो है a का कोफिशिएंट 0, b का कोफिशिएंट 1, c का कोफिशिएंट 1, d का कोफिशिएंट 1, a का 1 1 0 0, यहाँ पे 0 0 1 - 2। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने आपके इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको सेकेंड पोजीशन पे, इसको थर्ड पोजीशन पे। पहले तो इसकी सेटिंग कर लेते हैं, 1 1 0 0, इसको सेकेंड वाले पोजीशन पे 0 1 1 1, इसको थर्ड पोजीशन पे 0 0 1 - 2। यहाँ पे क्या है 1 2 3, कितने यहाँ पे जो है ना पिवट आपको मिल रहे 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 3, ये आपको कितना मिल जाएगा 1। इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, u की 3 v की 2 और यहाँ पे इंटरसेक्शन की क्या आएगी 1। मतलब इसके जो u की डायमेंशन है 3, v की डायमेंशन है 2, इंटरसेक्शन की डायमेंशन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है, ये आपका ट्रू ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, आपको यहाँ पे जो है A4 × 4 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपको जो है नल स्पेस ऑफ AH, नल स्पेस इसका गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बतानी है, एक काम कीजिए, आपका जो है नल स्पेस की डायमेंशन गिवन है, नल स्पेस की डायमेंशन क्या हो जाती है, वो आपकी जो यहाँ पे टोटल आपके मैट्रिक्स की डायमेंशन है उसमें से आप उसकी रैंक को हटा दीजिए, आपके नल स्पेस की डायमेंशन हो जाती है रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए = डायमेंशन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन ए, तो ये हो जाता है। और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो नलिटी की डायमेंशन है वो 2 मिलेगी, नलिटी की डायमेंशन 2 है और आपको जो है वी की डायमेंशन मतलब ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको 4 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ से आपको इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, मीन्स मैट्रिक्स की रैंक आपको 2 मिल जाएगी, वही आपके कॉलम स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी और वही आपके रो स्पेस की भी डायमेंशन हो जाएगी। मतलब डायमेंशन ऑफ रो स्पेस = डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस = रैंक ऑफ ए, वो कितनी है 2 है, मतलब इसके कॉलम स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, जो कि कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो कि क्या है आपके पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है लेट ए बी आ 4x3 मैट्रिक्स सच दैट ए आपकी क्या है 4x3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या है Ax = 0 है इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो है x = 0 क्या है इसका एक सोल्यूशन है। क्या है यहाँ पे आपको जो है 4x3 की मैट्रिक्स है, Ax = 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ x = 0 देन तब यहाँ पे क्या होगा मतलब x = 0 इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है बतानी है कि क्या क्या आपका ट्रू ऑप्शन होगा। देखिए करते हैं। ए हमारी क्या है 4x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, Ax = 0 है, x = 0 का मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स आपकी क्या है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। क्या है इसकी जो रैंक है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = 0 इसका एक सोल्यूशन है। ये आपका क्या है होमोजीनियस सिस्टम है। क्या है होमोजीनियस सिस्टम है, और होमोजीनियस सिस्टम में क्या है जो आपका m है वो ग्रेटर देन है किससे n से। क्या है जब आपका m क्या है ग्रेटर देन n है तो ये आपका होमोजीनियस सिस्टम है। तो यहाँ पे नो सोल्यूशन का कोई भी केस अराइव नहीं होगा, या तो इसके पास जो है यूनिक सोल्यूशन भी नहीं, या तो यूनिक सोल्यूशन है या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, और x = 0 इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कहता है कि इसकी जो रैंक है वो कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। मतलब यहाँ पे इन दोनों में मिनिमम कौन है, इसकी रैंक क्या आएगी इन दोनों की मिनिमम जो कि कितनी है 3 है। तो यहाँ से इसकी रैंक कितनी आ जाएगी 3। फर्स्ट ट्रू हो चुका। सेकेंड में जो है इसकी जो नलिटी है क्या है इसकी जो नलिटी है वो आपकी जो है क्या आएगी जब इस मैट्रिक्स की क्या है रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए = इसकी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, इसकी जो रैंक है वो 3 आ चुकी है, इसकी नलिटी क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा नलिटी ऑफ ए = 3 - 3 0। नलिटी इसकी 0 है तो जो 0 क्वांटिटी होती है वो 1 से लेस देन इक्वल तो होती है। क्या है हम उसको ये बोल सकते हैं कि जो इसकी नलिटी है वो आपकी 1 से लेस देन इक्वल है। क्या है लेस देन इक्वल। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लेस देन 1 हम ये बोल सकते हैं नलिटी ऑफ ए लेस देन 1 और नलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल्स टू होता है ना, लेस देन आर इक्वल्स टू 1, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो। ठीक है, तो एक कंडीशन तो वैलिड करेगा, मतलब मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ये सही लिखा हुआ है। ओके, आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझिए। अब यहाँ पे सेकंड में कहता है कि जो इसकी नलिटी होगी ना वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रही है। यस, सेकंड भी हमारा ट्रू है। और थर्ड में कहता है कि इसका जो रैंक है वो ग्रेटर देन, जब यहाँ पे कोई चीज़ आपको 3 दे दी जाए तो इसको आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई एक कंडीशन तो ट्रू है जो कि इक्वलिटी वाली है, मतलब आप ऐसा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कर सकते हो। ठीक है, थर्ड भी आपका ट्रू है। अब यहाँ पे जो है लेस देन इक्वल्स टू कंडीशन यदि हम डालें आपको पजल करने के लिए तो ये भी ट्रू है, क्योंकि इक्वलिटी की कंडीशन तो एक वैलिड है। तो यहाँ पे आप लेस देन इक्वल्स टू लगाएं या फिर आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाएं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसके अंदर यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सभी के सभी ऑप्शंस आपके ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कहता है लेट कैपिटल ए बी आई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर। ये आपकी एम क्रॉस एन मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी आती है आर आती है। इफ़ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको क्या है नॉन होमोजीनियस सिस्टम है और ये कहता है कि हैज अ सॉल्यूशन फॉर एच बी बिलोंग्स टू आर एम, मतलब इसके पास सॉल्यूशन है। अब या तो वो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, देन तब क्या होगा यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन किस केस में आता है,
इनफाइनाइट सोल्यूशन और जो नो सोल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉर ईच बी का मतलब क्या होगा, इसके हर एक रो के अंदर क्या आना चाहिए, पिवोट्स आना चाहिए। क्या है, हर एक रो के अंदर पिवोट होनी चाहिए, ठीक है। और हर एक रो के अंदर जब इसके पास पिवोट होगा मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो रैंक होगी वो m के इक्वल आ जाएगी, मतलब हर एक रो में पिवोट है वही हो जाएगा। मीन्स आपका फर्स्ट तो ट्रू है। सेकंड में क्या है, द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज प्रॉपर सब स्पेस ऑफ RM, जो इसका कॉलम स्पेस होगा वो इसका प्रॉपर सब स्पेस होगा नहीं। थर्ड, सेकंड में कहता है ये, और थर्ड में कहता है द नल स्पेस ऑफ ए इज अ नॉन ट्रिवियल सब स्पेस, जो ए का नल स्पेस होगा वो आपका नॉन ट्रिवियल सब स्पेस होगा किसका, Rn का, जहाँ पे m इज इक्वल्स टू n होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो नल स्पेस के बारे में हम क्या है कह रहा है कि जो नल स्पेस है वो क्या है, नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है। जब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो इसकी जो नल स्पेस में होंगे तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि जो n की वैल्यू है वो बड़ी दे दी जाए। जब n आपका बड़ा हो जाएगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, इसके जो नल स्पेस में होगा वो 0, मान लीजिए कि m आपका n के इक्वल हो जाए तब तो ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स की रैंक को लेस होना होगा। क्या है, मैट्रिक्स की रैंक को लेस होना होगा कब, जब ये नॉन ट्रिवियल सब स्पेस बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि नल स्पेस के अंदर जीरो वेक्टर आपका ऑलवेज एग्जिस्ट होता है कब, जब आपकी मैट्रिक्स फुल रैंक की होती है, ठीक है। क्या है, जब आपकी मैट्रिक्स फुल रैंक की होती है तो वहाँ पे आपका नल स्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर एग्जिस्ट होता है, और नॉन जीरो लाने के लिए आपको मैट्रिक्स की रैंक को लेस देन करना होगा, ठीक है, लेस देन होना होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका n है वो आपका क्या हो जाएगा, उससे भी छोटा आपका r होगा। क्या है, जो आपका r है वो लेस देन n होगा। और जब m इज इक्वल्स टू n है, क्या है, जब आपका m r के इक्वल है तो r आपका लेस देन n कैसे हो जाएगा। क्या है, जो r है वो आपका इक्वल्स टू n कैसे हो जाएगा, जब यह आपका लेस देन n की कंडीशन होगा। मतलब ये देखिए कि m इज इक्वल्स टू r है और ये आपका जब ये लेस देन n होगा तब ये क्या करेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसके नल स्पेस में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। और ये क्या कह रहा है कि जब m इज इक्वल्स टू n है तो इसके जो नल स्पेस में जाएंगे वो कैसे सॉल्यूशन जाएंगे, नॉन ट्रिवियल जाएंगे, ठीक है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। आप काउंटर एग्जाम्पल से इलिमिनेट कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन में कहता है कि जब आपको m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n मिलेगी तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, m इज इक्वल्स टू n, हाँ ये इंप्लाई कर देगा, ये इंप्लाई हो जाएगा। जब ये कंडीशन है तो ये इसका मतलब क्या है, m इज इक्वल्स टू n है। यहाँ से आपका कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ ट्रू है, सेकंड थर्ड आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। यल इज इक्वल्स टू आपको गिवन है m1 प्लस m2 और यहाँ पे जो है आपको गिवन है m1 इंटरसेक्शन m2 इज इक्वल्स टू सिंगलटन 0। m1 m2 आर कोफिशिएंट डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड यूनिट इंटरवल 0 to 1, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, ये आपका जो है जस्ट थ्योरम ही लिखा गया है डायरेक्ट सम का, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, जो यल है द लीनियर स्पेस L इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसेस m1 एंड m2, ठीक है। ये आपके m1 और m2 जो दो सब स्पेस है उनका जो है डायरेक्ट सम ही लिखा गया है लीनियर स्पेस के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सेकंड में कहता है कि डायरेक्ट सम के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, जो कि रॉन्ग है। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड फोर्थ में कोई एक ट्रू होगा। जब ये डायरेक्ट सम है तो हम क्या कर सकते हैं, यल इज इक्वल्स टू m1 डायरेक्ट सम ऑफ m2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका थर्ड भी ट्रू हो जाएगा, फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ट्रू ऑप्शन कौन कौन सा होगा, फर्स्ट और थर्ड आपका ट्रू हो जाएगा, सेकंड फोर्थ आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17। यहाँ पे क्या है, कहता है फॉर द 3 इक्वेशन, आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन दे दी गई है। यहाँ पे 3 इक्वेशन में आपको क्या क्या बतानी है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए चलिए इसको लिख लेते हैं, -2 1 1 a
ये आपका 1 -2 1 B, ये आपका जो है 1 1 -2 और ये आपका C है। ये आपका है। ओके, अब यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने का मतलब इसकी रैंक ए आर्गुमेंटेड बी की एक ही देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे इन दो को यदि हम ऐड करें तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा -2 1 1 A मीन्स R3 टेंस टू R3 प्लस R1 यदि हम करें तो यहाँ से आपको जो है 1 -2 1 B और ये ऐड करेंगे 2, ये आपका माइनस का 1, ये आपका माइनस का 1, ये आपका B प्लस C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं R1 टेंस टू, या फिर हम यूँ कर दें R3 टेंस टू R3 प्लस R1, क्या है R3 टेंस टू R3 प्लस R1 करेंगे -2 1 1 A 1 -2 1 B और ये आपका 2 -2 0 हो जाएगा, -1 प्लस का 1 ये भी 0, -1 प्लस 1 0 और ये आपका सम करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको जो है इसकी जो रैंक मिलेगी जब आप सेटिंग करेंगे, दैट मीन्स R2 टेंस टू R2 प्लस 1/2 इंटू R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स हमने ऑपरेशन कौन सा किया है, R2 टेंस टू R2 माइनस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 1/2 इंटू R1, तो ये आपका -2 प्लस 1/2, ये आपका माइनस का 4 प्लस का 1/2, ये आपको कितना मिलेगा -3/2, क्या है माइनस का 3/2 और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से कर लेना होगा, ठीक है। छोड़िए इसको। अब यहाँ पे इसकी रैंक कितनी होगी 2, यहाँ से रैंक ऑफ ए कितनी है 2 और यहाँ पे जो है जब आपका A प्लस B प्लस C क्या हो जाए नॉन जीरो हो जाए तो इसके पास क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि रैंक ए और ये आपका जो पिवट है ये पिवट का वर्क करने लगेगा, ये नॉन जीरो एलिमेंट है हो जाएगा और पिवट का वर्क करने लगेगा। तो ये क्या है रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल नहीं हो पाएगी, जब इक्वल नहीं होगी तो ये आपका नो सोल्यूशन दे देगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कि जब आपका हैज नो सोल्यूशन अनलेस A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जब तक आपका A प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब क्या करता है उसके पास जो है, जब तक आपका ये 0 होता है, क्या है जब तक कि यह आपका 0 नहीं होता है तब तक इसके पास क्या होती है नो सोल्यूशन होती है, यस। अब यहाँ पे सेकंड में कहता है कि जब आपको A प्लस बी प्लस सी 0 मिल जाता है तो यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट हो जाता है, यस। जब ये 0 हो जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा रैंक ऑफ ए रैंक ए आर्गुमेंटेड बी, मतलब ये 0 हो जाएगा। ए की रैंक और ए आर्गुमेंटेड बी की रैंक इक्वल होगी और जो कि क्या होगा लेस देन होगा नंबर ऑफ वेरिएबल से कॉलम से, तो ये 3 है 2 इज इक्वल टू 2 लेस देन 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन तो दे रहा है, क्या है सोल्यूशन तो दे रहा है। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या है हैव सोल्यूशन व्हेन ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 नहीं होगा तो पिवट आपका डेंजरस जोन में जाएगा और नो सोल्यूशन देगा, ठीक है। थर्ड आपका रॉन्ग है, कहता है जब ये नॉन जीरो है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, जी नहीं सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जब ये नॉन जीरो है देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये आपका नॉन जीरो है तो पिवट का वर्क करेगा, क्योंकि ये 0 नहीं है तो ये नॉन जीरो एलिमेंट थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये रहेगा और यहाँ से रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 और ये क्या है रैंक आर्गुमेंटेड बी जो कि कितना है 3, जो कि इक्वलिटी ही सोल्व नहीं करेगा, जब इक्वल नहीं है तो इसके पास नो सोल्यूशन होगा। और ये कहता है कि इसके पास सोल्यूशन हो जाएगा, कैसे होगा। ट्रू ऑप्शन कौन कौन सा है आपका, फर्स्ट और सेकंड क्या है ट्रू ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ आपके रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। कहता है W1 W2 भी सभी स्पेस, क्या है W1 W2 W3 सभी स्पेस है वेक्टर स्पेस B का, और जो W3 है वो आपका सबसेट है W1 का, ओके। तो यहाँ से आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3, ये आपको जो है क्या मिल जाएगा W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3। सेकेंड में क्या है W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 और ये आपका क्या है W3 प्लस W1 इंटरसेक्शन W2 और यहाँ पे क्या है आपका W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 और इज इक्वल्स टू क्या है W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3।
और ये आपका फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, ठीक है। W3 क्या है, W1 का सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे W3 जो है, जब आपकी W1 का सबसेट है तो जो बीच में इंटरसेक्शन होता है वो चीज़ें बड़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे W3 क्या है, छोटी है और W1 बड़ा है। पहले तो ये क्या था, बड़ा होता था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा W1, तो ये क्या हो जाएगा W3 प्लस W1, क्या है W3 प्लस W1, और ये आपका इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, और यही आपका ट्रू ऑप्शन भी हो जाएगा। क्या है, जो सेकेंड है ये आपका ट्रू ऑप्शन भी हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। यहाँ पे कहता है W इज अ 3 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस भी। क्या है, W की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 3 है। ओके और यहाँ पे क्या है, V आपका फाइनाइट डायमेंशन है, ठीक है। इफ द कोसेंट स्पेस V बाई W की डायमेंशन 8 गिवन है और यहाँ पे आपको V की डायमेंशन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए डायमेंशन ऑफ कोसेंट स्पेस क्या होता है, ये आपको डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W मिलता है। ओके अब यहाँ पे ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। V बाई W की डायमेंशन कितनी है, 8, और V की डायमेंशन आपको फाइंड आउट कर लेनी है। ये आपका क्या हो जाएगा, W की डायमेंशन 3, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू 8 प्लस 3, ये आपको कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। जो इसके वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन है वो कितनी होगी, वो आपको 3 मिल जाएगी। कौन, एक मिनट, वो आपको कितना मिलेगा, वो आपका 11 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर जो 3rd है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो चुका है। 20 देखिए जो कि आपके पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन है और इस टेस्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, ए आपकी क्या है, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। ओके एंड द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस, देखिए डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस बोले, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बोले, डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस बोले, सेम मीनिंग है, ठीक है। सॉल्यूशन स्पेस Ax इज इक्वल टू 0, मतलब होमोजीनियस का सॉल्यूशन स्पेस ये है, ठीक है। इज एट लीस्ट 2, मतलब इसके जो नल स्पेस की डायमेंशन है वो कितनी है, कम से कम इसके पास 2 एलिमेंट है। क्या है, कम से कम इसके पास 2 एलिमेंट है, ठीक है। टोटल इसकी डायमेंशन कितनी है, 5 है। कम से कम इसके पास 2 एलिमेंट है, श्योर है कि 2 एलिमेंट है, इससे छोटे एलिमेंट इसके पास नहीं है। अब यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, जब आपकी रैंक क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो जब आपकी क्या है पावर इंक्रीज होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी नलिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। क्या है, रैंक के इंक्रीज होने से आपकी नलिटी डिक्रीज होगी और नलिटी डिक्रीज होगी तो रैंक इंक्रीज होगा। यदि आपका रैंक डिक्रीज करेगा तो नलिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी, मतलब ये आपके अपोजिट साइन में चलेंगे। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, या फिर जो है कॉलम ऑफ ए, ये पता है आपको। और जब ये इसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगी तो इसके इक्वल कैसे हो पाएगी बार बार, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट बना गया है, जब आपके मैट्रिक्स ए की रैंक इंक्रीज करेगी तो नलिटी डिक्रीज करेगी। अब जब आपके मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो डिक्रीज करेगी तो नलिटी आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। ए आपकी क्या है 5x5 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके जो सोल्यूशन स्पेस में कौन से वेक्टर जा रहे हैं, इसके अंदर जो है आपको कम से कम 2 मिल रहा है, मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है 3 है, ठीक है। ये हम बना देते हैं। क्या है, हमने ये मैट्रिक्स उठा ली, 5x5 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की रैंक आपको कितनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक आपकी 3 है। और इसके नल स्पेस की डायमेंशन कितनी है 2 है, कम से कम 2 है, जो कि 2 ये रहा। अब यहाँ पे इसकी 2 पावर यदि हम करें, क्या है, इस मैट्रिक्स की यदि हम 2 पावर करें तो इसकी रैंक क्या होगी, इसकी 2 पावर यदि हम कर दें तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ, मतलब ये खुद यही मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है। आएगी तो इसकी रैंक फिर भी क्या रहेगी, फिर भी इसकी रैंक जो है आपको 3 मिलेगी। आपको 3 मिल रही है तो ये इसको आप लेस देन इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और इक्वल्स टू 3 भी बोल सकती हैं, ठीक है। यहाँ से आपका फर्स्ट सेकेंड, 1 मिनट, यहाँ पे इसका जो स्क्वायर की रैंक है वो क्या है, मान लीजिए कि इस तरीके से हम ना लेते हुए ये एग्जाम्पल उठाएं। कौन सा एग्जाम्पल, 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स मान लीजिए हमने उठाई और इसकी पावर 2 यदि हम करें तो यह क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हम इसके साथ करेंगे 0, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे 0, फिर यहाँ पे करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 मिलेगा। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4th पोजीशन पे कोई 0 मिलेगा ही नहीं, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसकी रैंक कितनी है 2 है, तो यहाँ से ए स्क्वायर की रैंक कितनी आ रही है, ए स्क्वायर की जो रैंक है वो बाय दिस एग्जाम्पल कितनी आ रही है, वो आपको 2 मिल रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 है तो इसकी जो रैंक है ए के स्क्वायर की वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 3 है। क्या है, ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 3 है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। यहाँ पे जो आपका है रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 3 है, जो कि आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। सेकेंड में कहता है इसके स्क्वायर की जो रैंक है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आएगी। रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ए जी इक्वल्स टू 3 आएगी, जो कि नहीं है, मतलब सेकेंड थर्ड आपका नहीं है। ए के स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये क्या है 0 हो जाएगी इसकी डिटर्मिनेंट। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर लास्ट है दैट मीन्स 4th ऑप्शन, ये भी आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू हो चुका है आपका, ऑप्शन नंबर 1st और ऑप्शन नंबर जो 4th है ये आपका ट्रू ऑप्शन हो चुका है। फाइनली इस टेस्ट का कंप्लीट सोल्यूशन आपका टोटली हो चुका है। ओके, आपको इसको देखना है, जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो आप इस सोल्यूशन को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, ठीक है। और आई होप जो यहाँ पे आपसे कन्फ्यूजन हुई होंगी उसको आप माइंड में रखेंगे और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है।